नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इतिहास में 18 दिसंबर का दिन दर्ज हो गया है। दरअसल इस दिन मोदी सरकार ने मनरेगा स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाते हुए लोकसभा में मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 यानी बीबीजी रामजी विधेयक गुरुवार दोपहर को पास कर दिया गया। अब इस पर राज्यसभा में बहस हो रही है और वहां भी केवल इसके पास होने की औपचारिकता बची है। बता दें कि लोकसभा में यह बिल विपक्ष के भारी विरोध के बीच पास किया गया। बीबीजी रामजी बिल के पास किए जाने के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन के फेल में घुसकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने विधेयक की प्रतियां फाड़ी और उन्हें स्पीकर की कुर्सी की ओर फेंका। इससे पहले संसद परिसर के अंदर विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक को गांधी जी का अपमान और ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने वाले काम के अधिकार पर प्रहार बताया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी मकर द्वार पर हुए प्रदर्शन में सांसदों के साथ शामिल हुई। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मनरेगा से गांधी जी के नाम हटाने के विरोध को लोकतांत्रिक संघर्ष बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य महात्मा गांधी की विरासत की रक्षा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि गोडसे विचारधारा से प्रेरित लोग गांधी जी का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के प्रयास शारीरिक रूप से किए गए थे और अब अन्य तरीकों से किए जा रहे हैं। मणिकम टैगोर ने कहा कि कांग्रेस इसे नहीं होने देगी। उन्होंने पार्टी की इस मांग को दोहराया कि इस मामले को स्थायी समिति को भेजा जाए और संसद में वापस लाने से पहले इस पर विस्तार से चर्चा की जाए। गांधी जी के आदर्श वाक्य का हवाला देते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने गुरुवार को साथी सांसदों को एक खुला पत्र लिखकर मनरेगा की रक्षा करने और बीबीजी रामजी विधेयक का विरोध करने की अपील की। उन्होंने इस योजना को भारत के सबसे गरीब लोगों के प्रति एक नैतिक प्रतिबद्धता बताया, जो गरिमा, आजीविका और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी बिल 2025 लोकसभा में गुरुवार को पारित होने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बहुत बड़ा विश्वासघात है और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जैसे आपने तीनों किसानों के काले कानूनों को वापस लिया, वैसे ही आपको इस बिल को भी वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन होगा। इस बिल के नाम के पीछे आप अपना गुनाह छिपाना चाहते हैं। लोकसभा में बीबीजी रामजी बिल पारित होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह विषय मनरेगा में बदलाव करने या उसका नाम बदलने का नहीं है। उनका कहना है कि हमारे द्वारा जिस काम करने के अधिकार को दिया गया था उसे छीना जा रहा है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खासकर जो पिछड़े दलित वर्ग के लोग काम करते थे, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। खड़गे ने कहा कि इसके खिलाफ हम लड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे और सभी जिलों और राज्यों में इसके खिलाफ आंदोलन होगा। यह नाम का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह अधिकारों के बारे में है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में पारित बीबीजी रामजी बिल 2025 का कड़ा विरोध करते हुए इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के भविष्य के लिए खतरा बताया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून गरीबों के खिलाफ है और इसके लागू होते ही आने वाले महीनों में मनरेगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि अतिरिक्त वित्तीय बोझ राज्यों पर डाल दिया जाएगा। बिल के लागू होने से राज्य सरकारों पर बेवजह की जिम्मेदारी आ जाएगी, जिससे देश भर के लाखों ग्रामीण परिवारों को सहारा देने वाली कल्याणकारी योजना कमजोर हो सकती है। आप इसे किसी भी तरह से देखें और कोई भी समझदार व्यक्ति यही समझेगा। यह 100 से 125 दिनों से जुड़ा एक चालाक पैंतरा है। अगर कोई इस बिल को पढ़ेगा तो यह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि यह पूरी योजना आने वाले महीनों में खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही इतना पैसा देने का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, यह योजना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 18 दिसंबर को भारतीय चुनाव आयोग से SIR 2026 के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को कहा है। अदालत ने उत्तर प्रदेश और केरल सहित विभिन्न राज्यों की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखने की जरूरत पर जोर दिया। बता दें कि इससे पहले भी केरल के लिए एन्यूमरेशन की अंतिम तिथि 18 दिसंबर तक बढ़ाई गई थी और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 23 दिसंबर को जारी होगी, जबकि उत्तर प्रदेश में संशोधित डेडलाइन 26 दिसंबर तय की गई थी। उत्तर प्रदेश SIR को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सवाल उठाया कि जब विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं तो यह प्रक्रिया इतनी जल्दी क्यों कराई जा रही है। केरल मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चेतावनी दी कि लगभग 25 लाख वोटरों के
ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर होने का खतरा है और कई मामलों में परिवार के सदस्यों को मनमाने ढंग से हटाया जा रहा है। सीजेआई सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने एसआईआर की संवैधानिकता पर अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 के लिए तय की है। पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर का महिलाओं के हिजाब और बुर्का पहनने को लेकर दिया गया बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यह वीडियो ऐसे समय सामने आया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाने की घटना पर देश भर में विवाद चल रहा है। हाल ही में एसओए लिटरेरी फेस्टिवल में बोलते हुए जावेद अख्तर ने सवाल उठाया था कि महिलाओं को अपना चेहरा ढकने की जरूरत क्यों है और क्या इसके पीछे शर्म या सामाजिक दबाव का कारण है। उन्होंने कहा कि शालीन कपड़े पहनना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन चेहरा ढकने की कोई तार्किक आवश्यकता नहीं है। जावेद ने यह भी दावा किया कि यदि कोई महिला कहती है कि वह अपनी मर्जी से चेहरा ढकती है तो यह सामाजिक दबाव और ब्रेन वॉश का नतीजा हो सकता है। हालांकि अपने इस बयान के एक बार फिर वायरल होने के बाद जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि वह पर्दे की पारंपरिक अवधारणा के खिलाफ हैं, लेकिन नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर के साथ किए गए व्यवहार से वह सहमत नहीं है। उन्होंने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से बिना शर्त माफी की मांग की। बिहार में चुनाव से पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए देने की इस योजना के तहत अब तक करीब 1.51 करोड़ महिलाओं के खातों में अमाउंट भेजा जा चुका है, लेकिन सरकार ने माना है कि गलती से 470 विकलांग पुरुषों के बैंक खातों में भी यह रकम ट्रांसफर हो गई। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसे गंभीर चूक बताते हुए रिपोर्ट मांगी थी, जबकि विपक्ष ने चुनावी दबाव में बिना जांच भुगतान करने का आरोप लगाया। जीविका के सीईओ हिमांशु पांडे ने कहा कि यह प्रशासनिक गलती है और गलत लाभार्थियों से जबरन वसूली नहीं होगी। सरकार ने समाधान के तौर पर पुरुष लाभार्थियों को रकम अपने परिवार की किसी महिला सदस्य के खाते में एडजस्ट कराने का विकल्प दिया है। यह मामला महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना से तुलना में आ गया है, क्योंकि वहां भी चुनाव से पहले शुरू की गई योजना में हजारों अपात्र पुरुषों को भुगतान हुआ था और चुनाव के बाद वहां सरकार ने वसूली प्रक्रिया शुरू की है। गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ खबर फैलाने के आरोप में उत्तर प्रदेश के भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शौर्य मिश्रा और हरिओम मिश्रा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मिश्रा ने 9 दिसंबर को एक्स पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें गुरुग्राम में एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़की के कथित बलात्कार और हत्या का झूठा दावा किया गया था। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना गुरुग्राम में हुई ही नहीं। आरोपी कौशाम्बी जिले के चरवा गांव का निवासी एलएलबी स्नातक और पेशे से वकील है। पोस्ट में अश्लील तस्वीरों और सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ। 11 दिसंबर को गुरुग्राम पुलिस ने पोस्ट को झूठा बताते हुए चेतावनी दी, लेकिन सामग्री हटाई नहीं गई और यह वायरल हो गई। इसके बाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वेस्ट गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया और भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर 15 दिसंबर को कौशाम्बी से मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने जानबूझकर आपत्तिजनक सामग्री दोबारा पोस्ट करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है और आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा पारित समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्म स्वतंत्रता धर्मांतरण विरोधी कानून से जुड़े 2 संशोधन विधेयकों को तकनीकी खामियों के चलते विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार दोनों विधेयकों में ड्राफ्टिंग, व्याकरण और प्रक्रियात्मक स्तर पर कमियां पाई गई, जिसके कारण राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी। खास तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड संशोधन में दंड प्रावधानों को आधुनिक बनाने और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी अस्पष्टताओं पर आपत्ति जताई गई है। वहीं धर्मांतरण विरोधी संशोधन विधेयक को भी इसी तरह की खामियों के कारण पहले ही लौटाया जा चुका था। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है और अगस्त 2025 में इन संशोधनों को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। धर्मांतरण विरोधी कानून में जबरन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन पर कड़े दंड, प्रलोभन जिसमें पैसा, गिफ्ट, नौकरी, मुफ्त शिक्षा का वादा, विवाह का झांसा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल या किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना शामिल है और गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। अधिकारियों का कहना है कि विधेयकों की कमियों को दूर कर उन्हें दोबारा राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और जरूरत पड़ने पर अध्यादेश का विकल्प भी खुला है।
इसे धामी सरकार के लिए तकनीकी आधार पर झटका माना जा रहा है, जबकि राजनीतिक विवाद की संभावना कम है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोशल मीडिया पर उपलब्ध प्राइवेट एयर क्वालिटी ऐप्स के गुमराह करने वाले आंकड़ों पर भरोसा न करने की चेतावनी दी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में घने स्मॉग और कम विजिबिलिटी के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रद्द कर दिया गया। सरकार का दावा है कि उस दिन लखनऊ का आधिकारिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि कई प्राइवेट ऐप्स हाइपर लोकल, नॉन स्टैंडर्ड और बिना कैलिब्रेटेड डेटा का उपयोग करते हैं, जिनमें विदेशी मानकों जैसे यूएस EPA के मॉडल शामिल होते हैं, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं। इसके विपरीत भारत में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डेटा 24 घंटे के वैज्ञानिक औसत पर आधारित होता है। बता दें कि इकाना स्टेडियम में लगातार निरीक्षण के बावजूद कोहरे के कारण मैच रद्द करना पड़ा, जिससे फैंस नाराज दिखे और बीसीसीआई को भी आलोचना झेलनी पड़ी। हालांकि मैच रद्द होने पर रिफंड की व्यवस्था है। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश सरकारी आंकड़ों ने भारतीय नागरिकता छोड़ने के बढ़ते रुझान पर चिंता बढ़ा दी है। पिछले 5 वर्षों में करीब 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी है, जबकि 2011 से 2024 के बीच कुल 20.6 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। खास बात यह है कि 2022 के बाद हर साल 2 लाख से अधिक लोग अपनी भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं, यानी कुल आंकड़े का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ पिछले 5 वर्षों में दर्ज हुआ है। विदेश मंत्रालय के अनुसार नागरिकता छोड़ने के कारण व्यक्तिगत हैं और कई लोग व्यक्तिगत सुविधा के लिए विदेशी नागरिकता चुनते हैं। विशेषज्ञ इसके पीछे दोहरी नागरिकता की अनुमति न होना, बेहतर जीवन गुणवत्ता, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को प्रमुख कारण मानते हैं। पूर्व PMO सलाहकार संजय बारू के मुताबिक यह कामयाब वर्ग का पलायन है, जिसमें अमीर और प्रभावशाली परिवारों के युवा भी शामिल हैं। हालांकि भारत को प्रवासियों से रिकॉर्ड रेमिटेंस यानी विदेशों से मिलने वाला धन मिल रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षित और कुशल लोगों का देश छोड़ना भविष्य के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.